देश में कोरोना का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छी बात यह है कि पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते कोरोना के मामलों में मामूली सी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन कोरोना के मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? क्या ये चौथी लहर की आहट है? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सफदरजंग हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर जुगल किशोर जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय नमस्कार। टाइम्स। नमस्कार। नमस्कार। सर, अच्छी बात है कि पिछले हफ्ते के मुकाबले तो इस हफ्ते अभी तक कम देखे गए हैं मामले, लेकिन मामले क्यों बढ़ रहे हैं? क्या चौथी लहर की आहट है ये? तरुण, ऐसा नहीं है कि हम ये कह पाए कि भाई ये चौथी लहर है, क्योंकि लहर का मतलब दिल्ली में कई लहर आई हैं और जो बड़ी लहरें हैं वो तो 3 ही कुल मिला के दिखती है। अगर हम नेशनल लेवल पर कहें तो 3 है, दिल्ली में 6 लहर छोटी-छोटी मिलाकर होती है। तो ये इसलिए होती हैं क्योंकि अगर या तो पॉपुलेशन हमारी चेंज हुई हो, या फिर आपका वेरिएंट चेंज हुआ हो वायरस का, या फिर आपके जो बिहेवियर है पॉपुलेशन का वो चेंज हुआ हो, उनकी वजह से ये चेंज आता है। तो देखने को ये मिला कि जो ओमिक्रॉन है, पिछले जब हम मार्च अप्रैल की बात कर रहे थे तो वहाँ पर ओमिक्रॉन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। मार्च अप्रैल में थोड़ा कम हुआ, अप्रैल के 6-7 तारीख को ये फिर एक लहर दिखने लगी, लेकिन और सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद ये चौथी लहर है, लेकिन उसको हमने देखा कि महीने के अंदर उसमें केसेस थोड़े बढ़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मई के 5-6 तारीख तक खत्म हो गए थे, 24 तारीख तक सॉरी खत्म हो गए थे। तो वो छोटी लहर थी। उसी तरह से फिर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जून के अंदर ये 4 या 5 तारीख से फिर थोड़े से केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, और ये अभी आखिरी हफ्ते तक ये 1,000-1,500 तक पहुंचे थे, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि थोड़े से कम हुए हैं। तो ये जो लहरें हैं, ये इनको बड़ी रूप मिल जाए तब हम उसे लहर कहेंगे। ये वेरिएशन है पॉपुलेशन के अंदर, छोटे मोटे वेरिएशन जो यूजुअली होते हैं ह्यूमन बिहेवियर से। जैसे ओवर क्राउडिंग आपकी शुरू हो गई, शादी ब्याह ये सब चीज़ें शुरू हो गई, या पॉलिटिकल रैली शुरू हो गई, या फिर कोई त्यौहार हो गए। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे ये चीज़ें हुई हमारे देश में, उसी तरह से इसकी लहर दिखने लगी। तो ओमिक्रॉन अभी पूरे इंडिया के अंदर 95% से ज़्यादा लोगों के अंदर इसके एंटीबॉडीज़ मिलते हैं। तो काफ़ी हद तक हो गई है, लेकिन उसमें भी देखा गया कि उसमें भी कई सारे वेरिएंट हैं। और उसमें जो अभी वेरिएंट मुंबई में शुरू हुआ कि मुंबई में कुछ केस बढ़े, तो फिर ऐसे लगने लगा शायद ये पूरे देश में फैल जाएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि मुंबई वाला जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, कि ये 0.5 और 4.5 पर्टिकुलरली वो मिला है। तो ये कोई बड़ा चेंज करेगा ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि मुंबई के अंदर ऑलमोस्ट चीज़ें कंट्रोल हैं, और नेशनल लेवल पर भी हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। सर, आपने वेरिएंट की बात करी। ये नए वेरिएंट आए हैं B2, B4, B5। ये ओमिक्रॉन से कितना चेंज है वेरिएंट, या फिर क्या आपको दिखता है कि इसमें डिफरेंस है ओमिक्रॉन और ये नए वेरिएंट है इसमें? ओमिक्रॉन के अंदर जो चेंजेस थे वो आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे। जो डेल्टा था उससे कई गुना ज़्यादा चेंजेस मिले थे। ऑलमोस्ट 50 टाइप्स के चेंजेस उसके सरफेस एंटीजन और उसमें मिले थे। वो वेरिएंट जो ओमिक्रॉन था वो फास्ट ट्रांसमिसिबिलिटी, जो ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होता था, हमारी इम्यूनिटी को इवेड कर सकता था। इन्फेक्शन जो होता है उसमें साइन सिम्टम अलग हैं जो पहले डेल्टा में थे, जिसमें रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी ज़्यादा थी, इसके अंदर कम थी। तो ये जो वेरिएंट आता है वो इस तरह से होता है कि वो ये चेंज उसमें थोड़े थोड़े होंगे। हम ये देख रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन के अंदर और वेरिएंट है वो कोई मेजर वेरिएंट
ऐसे निकल के नहीं आए कि जो पूरी की पूरी उसकी सिम्टम्स या उसको चेंज कर दें। डेफिनेटली ट्रांसमिशन में और इजाफा हुआ है, मतलब ट्रांसमिशन जो अगर हम 5 या हम जो और दूसरे वेरिएंट है 4 है या फिर 2.1 इस तरह के हैं, वो ट्रांसमिशन बढ़ गया उसका, और वो ट्रांसमिशन बढ़ने की वजह से ही ये केस हुए। अगर वायरस कुछ और चेंज करता तो हो सकता है उसमें क्लिनिकल सिम्टम्स होते, लेकिन ये सिर्फ ट्रांसमिशन के ऊपर चेंज आया तो उसमें वो बढ़ा और इन्फेक्शन लोगों को और इन्फेक्शन हुआ। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हम देख रहे हैं कि जिनको वैक्सीन लग चुका है या जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, पर्टिकुलरली इन्फेक्शन जिसको हुआ उसमें कम चांसेस हैं, लेकिन वैक्सीन जिनको तीनों लग चुके हैं, इवन बूस्टर भी लग गया है, उनके अंदर भी ये ओमिक्रॉन इन्फेक्शन हुआ है। कहना चाहिए उनको 2-2, 3-3 बार भी इन्फेक्शन हुए हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि वैक्सीन जो है या हमारी इम्यूनिटी वो इन्फेक्शन को नहीं रोकती। बड़ा इंटरेस्टिंग हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो डेथ्स हैं वो कंसिस्टेंटली पूरे वर्ल्ड के अंदर कम हो गई हैं। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि उनके जो आंकड़े हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं। तो ये जो वायरस का मॉडिफिकेशन हो रहा है या वायरस में जो चेंजेस आ रहे हैं वो इन्फेक्शन होने को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन डेथ्स और सीवियरिटी को कम कर रहे हैं। उसका रीजन एक वैक्सीन भी हो सकता है और सभी लोगों में एंटीबॉडीज बन गए, वो भी हो सकता है। सर, कई लोगों में या कई डॉक्टरों का मानना है क्योंकि जैसे जैसे वेरिएंट चेंज हुआ है वैसे वैसे कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो भी चेंज हुए हैं। मांसपेशियों में दर्द होना, हाथों में दर्द होना, इसको लेकर ये कहा जाता है कि आप कोरोना आपको हो सकता है या फिर आप सचेत हो जाए। तो वेरिएंट चेंज होने के साथ साथ क्या कोरोना के सिम्टम्स में भी चेंज आया है? बिल्कुल, अगर हम पहले सिम्टम्स देखें जो अल्फा के थे या उससे पहले, तो उसमें हमारी सूंघने की शक्ति जो थी वो ज़्यादा बिगड़ी थी, और उसमें एक अंदर हमारे साइटोकाइन्स स्ट्रॉम होता था, तो जिससे बहुत ज़्यादा हमारी को तकलीफ होती थी। फीवर को काफ़ी ज़्यादा था। डेल्टा के अंदर हमने देखा कि उसमें हमारे जो चेस्ट है उसके अंदर इन्फेक्शन होने के बाद निमोनिया ज़्यादा होता था। लेकिन अभी ओमिक्रॉन आया और उसमें देखा कि ये माइल्ड है, जिसमें खांसी है, आपको ड्राई कफ है, स्मेल आपकी डिफरेंट हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि जैसे शरीर के अंदर थकान होना, इसमें मांसपेशियों में एक चीज दर्द और होना। जोड़ना चाहूंगा कि मांसपेशियों का दर्द, हाथों का दर्द या हड्डियों का दर्द या फिर सर दर्द, इसे उसको कोरोना के लक्षण बताया जाता है। बात पूरी कीजिएगा अपनी। जी बिल्कुल। तो ये जो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन है उनके अंदर ज़्यादातर इसी तरह के इन्फेक्शन होते हैं। अगर हमारे को इन्फ्लुएंजा हो या फिर आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो सोर थ्रोट करता है वो होते हैं, तो यूजली उसको खांसी, जुकाम, पेट में दर्द, ये और बुखार होना, ये बहुत कॉमन है। तो इसलिए सिम्टम्स के मामले में अगर हम कहें तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता। हमें सिर्फ इसका एक टेस्ट जो चल रहा है, RT-PCR कराएंगे या फिर रैपिड टेस्ट कराते हैं, उससे पता चलता है कि ये वायरस हो सकता है। तो कुल मिला के हम कहें कि सिम्टोमेटोलॉजी में और थोड़ा सा माइल्ड हुआ है, और लेकिन कुछ केसेस में ये भी देखने को मिला है कि उनके अंदर जो हार्ट है हमारा, या कहना चाहिए जो बोन्स या हार्ट है, उसमें कुछ लेके प्रॉब्लम आते हैं कि हमें इसमें दर्द है, या दिल में या छाती में उसे दर्द है, तो उसकी पेरिकार्डाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। वो अब कह सकते हैं कि वो उसका अगर हम हिस्ट्री पूछें तो पिछले वेव के अंदर उनको इन्फेक्शन हुआ और अभी भी हुआ है, तो उनके जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो हो सकता है वो उस अपने ही शरीर के अगेंस्ट में कुछ ऐसे सॉफ्ट ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं। तो ये फिनोमिना भी हो सकता है। इस पर अभी रिसर्च चल रही है। कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है कि असली में हमारे कौन कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। इसमें रिसर्च की ज़रूरत है।
और उन लोगों को जिनको कोविड हुआ है उनको लॉन्ग टर्म्स तक देखने की जरूरत है कि उनके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं शरीर के अंदर, तभी पता चलेगा। अभी नॉर्मली कहें तो हमें इसका एग्जैक्ट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज अच्छे से नहीं पता। कोरोना के मामले हालांकि कम हो रहे हैं, बीच में बढ़ जाते हैं, क्या वैक्सीनेशन कारगर साबित हुई है? क्योंकि जिस तरीके से लोगों को कोरोना तो हो रहा है, लेकिन अस्पतालों में या डेथ रेशो देखा जाए तो बहुत कम है। क्या माना जाए कि वैक्सीन कारगर है? और अभी तक कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाई है, डर बैठा हुआ है, ऐसे लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तरुण, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कुछ लोगों के अंदर जो एक हेजिटेंसी होती है कि मुझे वैक्सीन नहीं लगवाना, उनको बिलीव नहीं है कि भाई वैक्सीन काम करेगा, और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ग्रुप है जो एंटी वैक्सीन के होता है और वो कई तरह की मिथ्स एंड भ्रांतियां फैलाते रहते हैं। लेकिन डेफिनेटली बहुत सारी स्टडी में ये तो जरूर पता लगा है कि जिनको वैक्सीन लगा है उनके अंदर मॉर्टेलिटी या जिसको कहते हैं डेथ रेट बहुत कम है। तो ये जरूर है कि सीवियरिटी और डेथ रेट हमारे वैक्सीन से कम हुए हैं। इन्फेक्शन को नहीं रोक पाया, तो ये अच्छी बात है कि वैक्सीन कम से कम हमारे को इतना प्रोटेक्शन दे दे कि हमारी जान ना जाए, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा, ये बूस्टर जो हम कह रहे हैं, बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज, गवर्नमेंट जब कभी भी इस तरह से वैक्सीन के लिए एडवोकेसी करती है तो उसका जो अप्रूवल होता है वो बहुत हाई लेवल की कमेटी बहुत सारे पहलुओं को देखकर एडवोकेट करती है कि हमें कम्युनिटी के अंदर ये वैक्सीन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने एडवोकेट किया है कि हमें प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। बच्चों के अंदर शुरू किया है, प्रेगनेंसी के अंदर लगवा सकते हैं। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि वैक्सीन का बहुत बड़ा असर रहा है, जिससे ये जो हमारा सीवियरिटी है या डेथ रेट है पूरे वर्ल्ड के अंदर कम हुआ है। एक आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि अब बूस्टर डोज के भी जिस तरह से जिक्र चल रहा है, लोगों में एक असमंजस की स्थिति है कि सेकंड डोज अगर लगवाई है तो बूस्टर डोज के 6 महीने बाद लगवाएं, 5 महीने बाद लगवाएं, 4 महीने बाद लगाएं। ये थोड़ा क्लियर कर दें, क्योंकि लोगों में एक असमंजस है कि बूस्टर डोज कब लगवाएं। बूस्टर डोज का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनते वैक्सीन लगने के बाद, तो वो इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में होते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शन आएगा तो वो उसको कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन शरीर आहिस्ता आहिस्ता उनको रिकॉग्नाइज कर जो हमारी इन्फेक्शन है उसको रिकॉग्नाइज कर मेमोरी सेल्स के अंदर डाल देता है और वो शांत हो जाता है, कम हो जाते हैं उसके एंटीबॉडीज। तो शरीर में जब कम होने लगे तो हमें क्या चाहिए कि उसको एक्टिवेट करना चाहिए। तो बूस्टर डोज का यही एक बूस्ट करने का, जैसे इसके नाम से ही पता लगता है कि बूस्ट करता है ये, तो बूस्ट करने के लिए हमें देना होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी एंटीबॉडीज कितने गिरे हैं नीचे। अभी तक जो रिसर्च आई है उसमें ये पता लगा है कि 9 महीने के बाद में गिरना शुरू होती है और वो उसके बाद में गिरती रहती है। तो ये कहना चाहिए 9 महीने से 1 साल तक का ड्यूरेशन होता है जब हमें लगवाना चाहिए। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप 1 साल 9 महीने से 1 साल, तो 1 साल के बाद अगर लगवाएं तो अच्छा है, क्योंकि उसमें बूस्टिंग इफेक्ट अच्छा आता है और वो सफिशिएंट प्रोडक्शन करता है एंटीबॉडीज के। तो मेरा ये मानना है कि हमें 1 साल के बाद में जो लास्ट डोज है उसके 1 साल बाद में बूस्टर लगवाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और पंजाब केसरी टीवी से और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच तरुण।